बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत अहम है। आपने काम करना है, थोड़ा सा वीडियो को वक़्त देना है और आपको इंशाल्लाह सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो हर बंदा पाकिस्तान के हालात की वजह से परेशान है, क्योंकि एक पाकिस्तान में ही वाद ये सिस्टम है जहाँ पे आपको अपनी बीवी और सारी बातें खर्चे अफोर्ड करने होते हैं। मुस्लिम ममालिक में तो चले उनकी औरतें भी काम कर लेती हैं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से फिर काफ़ी लोग परेशान हैं, जाना चाहते हैं बाहर, और बाहर जाने के भी स्टेप नहीं पता कैसे जाना है कैसे नहीं। तो आज की जो वीडियो है ये सारी आपके लिए है। अच्छा, बाहर जाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने तल्लुकात अपने भाई बहन रिश्तेदारों से जो बाहर होते हैं आउट ऑफ कंट्री, उनसे रब्ता करते हैं कि आया हमें बाहर वीज़ा दिया जाए। तो ऐसा सीन ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, इसके लिए फिर आप खुद स्ट्रगल करते हैं। खुद कैसे स्ट्रगल होती है कि आप अपने बिना पर वीज़ा कोई लेना चाहते हैं, कि यानी कि आपके पास इतना अफोर्ड भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है। अब जिनके पास पैसे हैं वो सारी बातें खुद ही वीज़ा अपना बाय कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, और जिनके पास पैसे नहीं है और चाहते हैं कि खुद के बिना पर ही किसी एजेंट के बगैर ही वीज़ा लिया जाए, तो ये वीडियो उनके लिए। का नाम है जी जापान। जापान आप देख सकते हैं कि दुनिया से 10 साल आगे वो कंट्री है, इतना वो डेवलप है और इतना अमीर कंट्री है। और वहाँ पे जो जो खसूसियात है ना, मैं वो भी आपको साथ शेयर कर देता हूँ। और वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कागज़ हुए तो हो नहीं सकता कि आपको वीज़ा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो खर्चा है ना वो सिर्फ आपके कागजात भी आएगा, जो आपने कागज़ बना के अपना एम्बेसी में जमा करवाने हैं ना, सिर्फ उधर ही खर्चा आएगा। इसके अलावा आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। आपने सारा पैसा अपना जो भी जहाँ भी लगाना है अपने हैंड ओवर लगाना है, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंशाल्लाह ये वीडियो समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। सबसे पहले आ जाए जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है जापान एम्बेसी से। इनके मुख्तलिफ कॉन्सुलेट भी है, जैसे अपना कोयटा में है, कराची में है, लाहौर में है। मेन इनकी एम्बेसी इस्लामाबाद में काम करती है। आपने क्या करना है, आप इस्लामाबाद को ही टारगेट करें। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको इजीली मिल जाएगी। यानी कि आपको टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम आप एम्बेसी में अपने कागजात लेके आ जाएं। वो आपको 2 महीने का मिल सकता है, 3 महीने का मिल सकता है, 1 महीने का, या कल की अपॉइंटमेंट आपकी मिल सकती है, या हफ्ते बाद भी मिल जाती है। लेकिन जापान की नॉर्मली बात करें तो 2-3 हफ्तों के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आपने 2-3 हफ्तों के बाद फ़र्ज़ कर ले, इसके अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप वो जाके वहाँ पे सबमिट कर दें। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट ले ली, उसके बाद आ जाए आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको इंतहाई आसानी के साथ उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप ये देख भी सकते हैं। ये उनका अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। एक ये हो गया। इसके अलावा आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड, यानी कि जिसे एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हों। उसके बाद आ जाए जी आपकी फ़ोटो। आपकी 2-4 फ़ोटो चाहिए होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज़ की। उसके बाद आपके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोज़ कापी। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की कम से कम आपको चाहिए। उसके अलावा आपका एनटीएन, होटल बुकिंग, एयर बुकिंग और इंश्योरेंस। ईज़िली आप ये डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ये खुद बना सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है सिवाय नादरा के। नादरा ऑफिस आप सब जा सकते हैं, उसमें आपका फैमिली सर्टिफिकेट भी आ जाता है, एफआरसी। अब नादरा से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे? आपका एफआरसी नादरा से मिलेगा, आपका आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो आपको नादरा से मिलेगा। उसके अलावा होटल बुकिंग, एयर बुकिंग और इंश्योरेंस, ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, अगर आप इसे खुद बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना आपको आता तो आप किसी करीबी ट्रैवल एजेंसी वाले के पास जाएं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप 8 से 10,000 रुपये में ईजिली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कौन कौन से? होटल बुकिंग, एयर बुकिंग और इंश्योरेंस। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने एजेंट से बना लिए। पासपोर्ट आपके पास था, आईडी कार्ड आपका आपके पास है, एफआरसी आपका अब आपके पास है। उसके अलावा जी बैंक स्टेटमेंट और एनटीएन। एनटीएन का टैक्स रिटर्न नहीं होती है, जो बिजनेस को आपको एम्बेसी को प्रूव कराता है कि इसका बिजनेस आया पाकिस्तान में, रजिस्टर्ड है, और ये टैक्स भी देता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, वो होता है जी एनटीएन। अगर नहीं बना तो किसी वकील के साथ मशवरा करें, वो आपको, जो एनटीएन का वकील है वो आपको गाइडेंस कर देगा A to Z इसके बारे में। वो अपनी फ़ीस लेगा और आपको एनटीएन भी आपका पे कर देगा, जिसमें टैक्स रिटर्न 3 साल की होंगी। उसके बाद आ जाए जी आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पे आता है ना, वो जी अपना इन्विटेशन लेटर है। वो आपने किसी भी जापानी जो रजिस्टर्ड हो जापान में, जो वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी काम करती हैं जापानीज़ में,
उनसे आपने ले लेना, वो भी अपनी कुछ फ़ीस आपको लेंगे और ऑनलाइन ही आपको दे देंगे, ठीक है। उसमें उसका लाइसेंस नंबर होना चाहिए जो जापानीज़ में रजिस्टर्ड हो, यानी कि वो आपको यही आपकी गारंटी दे रहा है एक इन्विटेशन लेटर के ज़रिए अपनी एम्बेसी को, जो इस्लामाबाद में। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये अपने आपकी फ़ाइल है, ठीक है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने ये कागज़ात जाके अपना जमा करवा देने एम्बेसी में। इसकी फ़ीस कोई नहीं है, उनके एम्बेसी में देना, आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है और वापस अपने घर आ जाना। इसका जो टाइम है वो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आया आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा या नहीं लगा। जापान की अब खसूसियात की बात करें ना तो वहाँ सबसे ज़्यादा खसूसियात ये है कि आपको जो सैलरी है वो घंटों के हिसाब से मिलती है, यूरोपियन सिस्टम है। और उनमें कम से कम सैलरी की बात करें तो वो 3.5 लाख के अराउंड बाउंड है। अगर हाई सैलरी की बात करें, जैसे कि किसी हुनरमंद की हम बात करें, या जो ट्रक मैकेनिकल होते हैं या इस तरह की फील्ड में कोई हाई मैकेनिकल है, उसकी सैलरी फिर उसके जॉब पे डिपेंड करती है। जितनी उसकी हाई स्किल होगी उतनी हाई उसकी सैलरी होगी, और ये 8 से 9 लाख रुपया भी सैलरी बन जाती है। अब हम बात करें जो रेस्टोरेंट में खाना पकाने वाला है, उसकी भी तनख्वाह वहाँ पे 7 से 8 लाख रुपया ईज़िली मिल जाती है जापान में। तो वो डेवलप कंट्री है, जिनको नहीं पता वो इसके बारे में सर्च करें, और जिनको पता है उनको तो फिर पता ही है कि वो कैसी कंट्री है। अच्छा जी, ये टोटल आपके कागज़ात हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मुझसे मिस हो गया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप गूगल के ज़रिए भी जाके देख सकते हैं कि कौन-कौन सा जापानीज़ वीज़े के लिए, टूरिज़्म वीज़े के लिए रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जब फाइल सबमिट कर दी है, तो आई होप कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट और कवर लेटर, सॉरी मैं कवर लेटर भूल गया था। कवर लेटर होता है, वो एक प्लान आपने बताना होता है कि आया आप जापान क्यों जा रहे हैं। कवर प्लान बहुत मैटर करता है इसमें। आपका कवर प्लान जो है, कवर लेटर है, वो पूरा प्रोफेशनल होना चाहिए, और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी 6 महीने की। और अगर आप बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं तो उसमें आपकी बिज़नेस वाली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है, ना कि पर्सनल वाली। अगर आप पर्सनल अटैच करना चाहते हैं तो फिर आपकी पर्सनल वाली होनी चाहिए उसमें ट्रांजैक्शन, ना कि बैंक यानी कि बिज़नेस वाली। अगर आपके पास है ही एक अकाउंट तो आप कवर लेटर में मेंशन कर दिएगा कि मेरे पास एक ही अकाउंट है, उसको ही मैं अपना पर्सनल और बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फिर उस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे बिज़नेस और पर्सनल दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतर आइडिया होगा जो लोग बना रहे हैं। तो इस तरह की बैंक स्टेटमेंट होगी, और इसमें कम से कम भी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन कम से कम भी 25 से 30 लाख रुपए के राउंड अबाउट आपको शो मनी करानी होगी। उसके अलावा यही चीज़ें हैं कि आपने जापान के लोगों को, जापानी एम्बेसी को यही बताना है कि मैं वहाँ विज़िट के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरी पास ये रकम है जो मैं आपकी कंट्री में जाके मैं 1 महीना अगर रह भी लूँ तो मेरे पास इतनी अमाउंट है कि मैं जापान में सर्वाइव कर सकता हूँ और वापस अपनी कंट्री में आ सकता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और इसके अलावा अगर आप जिस दिन अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो हो सकता है वो आपका इंटरव्यू भी कर ले। तो इंटरव्यू के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होना चाहिए, और एक अपने आप को ट्रैवल या जो भी आपने कवर प्लान में अपना शो करना है, बिजनेसमैन जो भी है, उस तरह की आपका फेस होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज वही चीज़ बताती हो एम्बेसडर को, तो हो नहीं सकता कि आपको वीज़ा ना मिले। अगर वो आपको वीज़ा मिल जाता है, आपके पासपोर्ट पे जापानीज़ वीज़ा लग जाता है, फिर क्या होता है, आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। 1 रुपया भी एम्बेसी चार्ज नहीं करती, आपको फ्री वीज़ा है जापान का। अगर कोई हांगकांग का एक वीज़ा है जिसकी वो पहले फ़ीस नहीं लेते, अगर उन्होंने वीज़ा देना तो फिर वो फ़ीस लेते हैं। जापान का ये है कि वो आपने फ़ाइल सबमिट कर देनी है तो अपना बाद में पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है, तो कोई नहीं है। तो ये सारी मालूमात थी, वीडियो थी। और इसमें जो मसला आता है ना जापान में, वो होता है लैंग्वेज का। अगर आपको ज़ुबान नहीं आती जापानीज़ तो आपके लिए मसला होगा। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप छोड़ ही दें कि आप कितना कामयाब होने वाले हैं जापान में, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो जाना चाहता है अल्लाह ताला उसे तरक्की भी दे। तो वो अगर इन चीज़ों को फॉलो करे तो आई होप कि वो ईज़िली जापानीज़ वीज़ा हासिल कर सकता है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको अपडेट करूँगा वर्क वीज़े के बारे में कि कौन-कौन सी कंट्री का आपको मिलना चाहिए। आप अगर लेना चाहते हैं तो किस तरह का वर्क परमिट आपको आपकी मदद करेगा, आपको कौन-सी नौकरी में अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो फिर आप किस तरह, कौन-सी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करें, तो कौन-सी कंट्री बेहतर है आपके लिए इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान में, क्योंकि हर बंदा ही बाहर जाना चाहता है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में भी मुकम्मल मालूमात दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़मर्रा की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।